हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूट क्लासेस। आज इस वीडियो में बच्चा हम बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज डाल्टन पोस्टुलेट, यानी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो भाई डाल्टन से पहले जो केमिस्ट्री की दुनिया था वो एक अधूरी सी दुनिया था, ऐसे मान लो। यानी डाल्टन ने जब ये एटॉमिक थ्योरी दिया तो मान के चलो, एक तरह से ना पूरी केमिस्ट्री के फील्ड में, केमिस्ट्री की दुनिया में एक क्रांति सा आ गया। क्योंकि इसके पहले सबका मानना था कि जो मैटर है पार्टिकल से बना हुआ है, बट उस पार्टिकल्स की करेक्टरिस्टिक क्या होगा, उस पार्टिकल का मास क्या होगा, किसी ने कुछ नहीं बताया। पहली बार अगर किसी ने एक्सपेरिमेंटली, ये नहीं कि गपोड़ दिया, एक्सपेरिमेंटली कई लोगों ने ऐसा गपोड़ रखा है कि हमारे धर्म ग्रंथों में ये पहले से ही पता है। गपोड़ाबाजी की बात यहाँ पे नहीं चल रहा है। एक्सपेरिमेंटली अगर किसी ने एटम को पहली बार सही से डिफाइन किया तो वो थे बच्चा डाल्टन। और ये इनका जो थ्योरी है पूरी केमिस्ट्री के वर्ल्ड में, केमिस्ट्री जगत में एक क्रांति ला दिया और केमिस्ट्री को एक नया जीवन मिला, ऐसे मान लो। ये इतना इंपॉर्टेंट है। हालांकि इनकी जो पॉस्टुलेट है आगे चल के फेल भी होगा, बट ऐसे समझ लो, फेल होना मतलब कि ऐसा नहीं कि अगर हम कोई चीज बना रहे हैं, जैसे कि हम अगर सपोज हम एक एरोप्लेन डिजाइन कर रहे हैं, मैं पहला ऐसा इंसान हूं जो एरोप्लेन डिजाइन कर रहे हैं, तो मैं भले उसको उड़ाया और मैं गिरा, लेकिन एक आइडिया तो मिला ना, कि एरोप्लेन भी बनाया जा सकता है। एरोप्लेन भी बनाया जा सकता है। बाद में भले वो अपडेट हुआ, उसके लेटर वर्जन आए जो कि काफी अच्छे क्वालिटी के थे, बट एक आइडिया तो मिला ना। तो वही बात यहाँ पे भी समझना है, ठीक है। तो डाल्टन ने बच्चा टोटल 6 पॉस्टुलेट दिया, डाल्टन ने 6 थ्योरी दिया। इन एक एक थ्योरी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। चलो एक एक करके इनको हम देखते हैं। तो पहला उनका पोस्टुलेट क्या था बच्चा, कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। दुनिया का चाहे कोई भी मैटर है, चाहे सन, चाहे अर्थ, चाहे प्लैनेट, या चाहे मिक्सचर, चाहे कंपाउंड, चाहे एलिमेंट, चाहे सॉलिड फॉर्म में कोई मैटर, चाहे लिक्विड फॉर्म में, जितना भी चीज तुमने अभी तक से पढ़ा या जितना भी चीज तुम देख रहे हो, कोई भी मैटर दुनिया का देख रहे हो, वो एटम से बना है बच्चा। यानी एटम से बना है। यानी हमने पढ़ा एटम्स का मतलब होता है बच्चा इनडिविजिबल। एटम्स का मतलब होता है इनडिविजिबल, यानी अविभाज्य, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, सबसे छोटा पार्टिकल। यानी पहले भी तुमने देखा कि जब मैटर को हम तोड़ते जा रहे हैं तो एक स्टेज आता है कि हम और ज्यादा उसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो वो स्टेज जब हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उस स्टेज में जो पार्टिकल हमें मिलता है वो एटम है। यानी इसी एटम से बच्चा दुनिया का हर चीज बना है। ये तो पहले से भी चला आ रहा था, ये तो पहले से भी चला आ रहा था। यानी दुनिया में हर चीज बच्चा एटम से बना है। दूसरा जो पोस्टुलेट है कि एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल, यानी एटम को तोड़ा नहीं जा सकता है, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। बचा इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा सुधार के लिखा गया है। एक्चुअली एटम का मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल, यानी तोड़ा ही नहीं जा सकता है। समझ में आ रहा है। बट हम आगे पढ़ेंगे कि एटम को तोड़ा जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में, बट केमिकल रिएक्शन में अभी भी नहीं तोड़ा जा सकता है। यानी केमिकल रिएक्शन करा के एटम को अभी भी तोड़ा नहीं जा सकता है। यानी एटम इंडिविजुअल पार्टिकल है तब जब किसी केमिकल रिएक्शन, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है, यानी विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ऐसा नहीं कि अपने आप एटम जनरेट हो जाएगा। जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे बच्चा CO2 और बनना चाहिए तो यहाँ पे 3 एटम बन जाएगा, या यहाँ पे एक ही एटम रहेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। यानी एटम इधर ना, कहने का मतलब जितना एटम इधर है उतना ही एटम इधर, ना तो क्रिएट होगा ना तो डिस्ट्रॉय होगा। जैसे कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को बच्चा हीट कर दें तो ये टूट कर बनाएगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें जितने एटम इधर है उतने ही एटम इधर होंगे। एटम की संख्या ना तो कम होगी ना ज्यादा होगी। ये एक्चुअली जो ये पोस्टुलेट है, ये जो पोस्टुलेट है बच्चा, ये पोस्टुलेट एक्चुअली में लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से इंफ्लुएंस है।
एक्चुअली डाल्टन ने क्या किया कि जितने भी पीछे के लॉज थे, जैसे कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसको उन्होंने स्टडी किया। इन्होंने अपना भी एक लॉज दिया, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कुछ इस तरह का लॉज इन्होंने दिया। इन सभी लॉज को उन्होंने समझा कि आखिर ऐसा क्यों किसी रिएक्शन में मास कंजर्व रह रहा है, क्यों किसी केमिकल कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉन है बाई मास एक फिक्स प्रोपोर्शन में ही कंबाइन कर रहे हैं। उन सभी लॉज को इन्होंने देखा, समझा, ऑब्जर्व किया, स्टडी किया, एक्सपेरिमेंट किया, तब जाके इन्होंने ये थ्योरी को क्या किया, दिया। ठीक है, ऐसा नहीं कि हवा में ऐसे सपना इनको आ गया और इन्होंने सब चीज बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? जितने भी लॉज है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, उनको इन्होंने बढ़िया से पढ़ा, बढ़िया से उससे एक्सपेरिमेंट किया और देन थ्योरेटिकली मतलब उस एक्सपेरिमेंट के आधार पे इन्होंने अपना थ्योरी दिया। बात समझ रहे हैं? तो इसमें दूसरा जो लॉज था बच्चा, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको हीट करोगे तो ये टूट जाता है। तो टूटेगा तो जितना एटम इधर है ना, उतना ही एटम इधर रहेगा। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एटम है ना, वो ना तो डिस्ट्रॉय होगा ना तो क्रिएट होगा, यानी एटम इनडिविजिबल होता है। ऐसा नहीं कि कोई केमिकल रिएक्शन है तो एटम टूटकर, तुमने जैसे कि पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब अलग हो गया, ऐसा नहीं है। हालांकि हम आगे पढ़ेंगे कि जो एटम है डिविजिबल होता है, बट वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू नहीं डिविजिबल होता है, कोई अलग फोर्स लगाया जाता है जिससे कि वो डिवाइड हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स उसके बाहर आ जाते हैं, प्रोटॉन्स अलग हो जाते हैं, कुछ इस तरह की बात। ठीक है, वो अगला चैप्टर की बात है। ठीक है, तो दूसरा लॉ ये हो गया, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से ये वाला जो है ना इंस्पायर्ड है, ऐसे मान लो। थर्ड है ना बच्चा, एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि कोई भी एलिमेंट है तो इसके जितने भी एटम्स हैं, इनके जितने भी एटम्स है ना, इन सब का मास इक्वल होगा, सबका मास इक्वल होगा। हालांकि ये लॉ भी आगे चल के फेल हो जाता है। हम पाते हैं कि एक ही ऐसे कई हमें एलिमेंट आगे मिल जाते हैं जिनका मास अलग अलग होता है, बट अभी मैं यहाँ पे ड्रॉबैक की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं मान के चल रहा हूँ जैसे डाल्टन ने अपने दुनिया में केमिस्ट्री को समझा, वैसे ही हम भी समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई कोई भी एलिमेंट हो, जैसे कि गोल्ड, आयरन, कॉपर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कोई भी एक एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे उनका मास इक्वल होगा और उनका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा। जैसे कि अगर एक मैग्नीशियम का मैं रिबन ले लूं और इसको बर्न करूं तो ये सारे रिएक्शन करेंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे, यानी इसमें जितने भी मैग्नीशियम के एटम हैं एक जैसा रिएक्शन करेंगे। अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे ना तो सारे एमजीओ बनाएंगे। यानी ऐसा नहीं कि एक मैग्नीशियम कुछ इस तरह का ऑक्साइड बना लेगा, एक कुछ इस तरह का बना लेगा, ऐसा नहीं। जितने भी एटम्स है उनका मास तो इक्वल होगा ही, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा। अगर इसमें का जो मैग्नीशियम एटम है अगर नाइट्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह के कंपाउंड बनाते हैं बच्चा, आगे चल के पढ़ोगे तुम। तो सारे मैग्नीशियम ना इसी तरह के कंपाउंड बनाएंगे, ऐसा नहीं कि कोई MgN2 बना लेगा, नहीं। सारे एटम्स, जो भी एटम्स है सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा, सबका मास सेम होगा। बात समझ में आ रहा है? हालांकि ये आगे चल के इसका एक ड्रॉबैक मिलता है, जैसे कि हमें आगे चल के पता लगा कि वह हाइड्रोजन है, उसके 3 अलग अलग मास वाले एटम मिलते हैं। हालांकि केमिकल प्रॉपर्टी सेम है बट इनका मास अलग अलग होता है। ठीक है, अब मास वगैरह अभी नहीं पढ़े हो तो मैं ये ज़्यादा डीप में बातें भी नहीं करूँगा, आगे 4th चैप्टर में अच्छे से समझ जाओगे ये इसके ड्रॉबैक। ठीक है, थर्ड जो लॉ है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेज। सपोज 3 डिफरेंट एलिमेंट्स है तो इनके जो एटम्स है ना, इनके मासेज अलग अलग होगा। सपोज ये तुम्हारा, सपोज मान लेते हैं बच्चा ये तुम्हारा कुछ क्या है, कॉपर है, ऐसा मान लेता हूँ, ये आयरन है और ये है बच्चा तुम्हारा सपोज सिल्वर है। ठीक है, तो इसका, इनके जो एटम्स होंगे ना, इन सबका मास अलग अलग होगा, इसका मास अलग होगा इसके एटम से। हाँ, सिल्वर के जितने भी एटम है इनके मास तो सेम रहेगा, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा, लेकिन सिल्वर के एटम का, कॉपर का एटम का मास अलग अलग होगा, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होगा, समझ में आ रहा है? जैसे कि कॉपर अगर बच्चा ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है, और ये करता है तो ये बनाता है बच्चा Ag2O, कुछ इस तरह का ऑक्साइड बनाएगा। तो दोनों में देख रहे हो, यहाँ पे ये इसमें 2 सिल्वर के एटम एक ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर एक कॉपर का एटम एक ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो थोड़ा सा प्रॉपर्टीज अलग है। वही आयरन का जो एटम है कुछ इस तरह का रिएक्शन करके कंपाउंड बनाएगा,
क्यों बनाएगा? क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। क्यों केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है? तो वो भाई जब हम एटम के स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे उससे हमें समझ में आएगा कि क्यों ये केमिकली डिफरेंट है, वो आगे की बात है। बट अभी ये समझ लो कि इनकी अलग अलग अगर एलिमेंट है तो उनके एटम का मास अलग अलग होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगा बच्चा? अलग अलग होगा। फिफ्थ जो पोस्टुलेट है कि एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, यानी अगर एटम कंबाइन करते हैं ना तो स्मॉल होल नंबर के रेशियो के फॉर्म में कंबाइन करते हैं, यानी हाफ, 1.5 एटम्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। एटम या तो 1, 2, 3, 4 इस तरह के रेशियो में कंबाइन करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें हमारा अपना चहेता पानी, तो पानी में बच्चा हर 2 हाइड्रोजन पर 1 ऑक्सीजन का एटम रहता है। ऐसा नहीं कि हाफ ऑक्सीजन होगा या 2.5 हाइड्रोजन का एटम होगा, ऐसा नहीं। एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चे? ठीक है। नेक्स्ट जो है पोस्टुलेट्स, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड, यानी किसी भी कंपाउंड में, जैसे कि हम पानी की ही बात कर लेते हैं, पानी बच्चा वाटर एक कंपाउंड है, तो इसमें काइंड ऑफ एटम्स, काइंड मतलब चाहे दुनिया का कहीं का भी पानी हो वो हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बना होगा। यानी किसी भी एक कंपाउंड में चाहे दुनिया का पानी कहीं का भी ले लो, उस पानी अगर बना होगा तो उसमें काइंड्स ऑफ एटम एक ही जैसा होगा, यानी दुनिया का कहीं का भी पानी हो तो वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही बना होगा। और रिलेटिव नंबर ऑफ एटम भी बच्चा फिक्स रहता है, यानी हर दुनिया का कहीं का भी पानी हो ना तो हर 2 हाइड्रोजन पर 1 ऑक्सीजन रहेगा, हर 2 हाइड्रोजन पर 1 ऑक्सीजन रहेगा, हर 2 हाइड्रोजन पर 1 ऑक्सीजन रहेगा। दुनिया ऐसा नहीं कि कहीं पे H3 हो जाए, यानी 3 हाइड्रोजन पे 1 ऑक्सीजन, कहीं पे HO2 हो जाए यानी 1 हाइड्रोजन पे 2 ऑक्सीजन, ऐसा नहीं। यानी रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम, जो रिलेटिव नंबर है कि कौन सा एलिमेंट का कितना एटम, और काइंड ऑफ एटम वो फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं कि कहीं का पानी बच्चा HCl यानी हाइड्रोजन क्लोरीन का बना हो, कहीं का पानी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का बना हो, ऐसा नहीं है। यानी जो काइंड ऑफ एटम है, जो रिलेटिव नंबर एटम है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा किसी कंपाउंड में। अब तुम्हारे मन में ये आ रहा होगा कि ये सब पता कैसे चला डाल्टन को? डाल्टन को क्या सपना आया था? तो डाल्टन ने जो पुराने जो लॉज पढ़ा, कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उससे पता चला। जैसे कि अगर हमने पानी को तोड़ा, हमने बच्चा पानी को तोड़ा तो पाया कि पानी जब टूटता है तो भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनता है, यानी कहीं का भी पानी तोड़ो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनता है। तो जो काइंड ऑफ एटम है वो फिक्स रहता है। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कैसे पता चला? भाई हर 1 ग्राम पर 8 ग्राम ही ऑक्सीजन रहता है, कहीं का भी पानी तोड़ो हर 1 ग्राम पे 8 ग्राम ऑक्सीजन बनता है। तो इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन के पास कुछ इस तरह के एटम्स होंगे, इस तरह के कुछ एटम्स होंगे जो हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं कहीं के पानी में इस तरह का, अगर ये पानी कहीं का पानी ऐसे बना होता तो भाई वहां पे जो हाइड्रोजन है थोड़ा ज्यादा हो जाता, सपोज 1.5 ग्राम हो जाता और ये 8 ग्राम रहता। कहीं का पानी ऑक्सीजन, कहीं का पानी अगर ऐसे बना रहता तो हाइड्रोजन तो 1 ग्राम, ये हो जाता 16 ग्राम। तो ऐसा नहीं रेशियो आ रहा था, चाहे पानी दुनिया में कहीं का भी हो, उस पानी में जब पानी को तोड़ा जा रहा है तो हमेशा वहां पे 1 ग्राम पे 8 ग्राम ऑक्सीजन है, यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन पर 8 ग्राम ऑक्सीजन है। यानी ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स फिक्स रहेगा। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स क्या रहेगा बच्चा? फिक्स रहेगा। अच्छा, एक और पोस्टुलेट था कि किसी भी एक एलिमेंट के जो एटम का मास इक्वल रहता है। अच्छा, ये डाल्टन को कैसे पता चला होगा? ये डाल्टन को, अच्छा ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ तुम्हें कोई नहीं बताने वाला है, ये क्या डाल्टन को सपना आया था? तो भाई ये पता चला था भाई जो लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, और भी कुछ लॉज थे, उनके थ्रू उन्होंने ये मतलब ऑब्जर्वेशन लाया। समझ में आ रहा है? तो कैसे पता? जैसे कि हम इसको ऐसे समझा रहे हैं, अगर मान लेते हैं हम पानी ले रहे हैं कहीं का, तो अगर हम पानी को तोड़ रहे हैं और पानी में मास का रेशियो हमेशा ये आ रहा है, ठीक है, ये रेशियो आ रहा है, यानी 1:8 आ रहा है, तो जरूर हाइड्रोजन के पास कुछ ऐसे पार्टिकल्स है जिनके मास नहीं बदल रहा होगा। सपोज अमेरिका में जो पानी है वहां के हाइड्रोजन के पार्टिकल्स भारी होंगे, तो वहां पे रेशियो 1:8 ना आके कुछ और आता,
इंडिया में जो पानी है यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम कुछ अलग तरह का मास रखता है, ऑक्सीजन का अलग तरह का मास रहता है, तो रेशियो कुछ और आता। यानी पूरे वर्ल्ड में कहीं का भी पानी हो, तोड़ा गया तो 1:8 आना, हर बार 1:8 आना, ये बताता है कि हाइड्रोजन के पास कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके मास नहीं बदल रहा है। ऑक्सीजन के पास कुछ ऐसे पार्टिकल्स है जिसका मास नहीं बदल रहा है, यानी जो वो एटम्स है उनका मास फिक्स रह रहा है। अगर मास लोकेशन वाइज बदल रहा है, हर जगह मास अलग अलग आ रहा है, जैसे कि हम अगर पानी को तोड़ रहे हैं तो रेशियो बदल रहा है, इसका मतलब एटम के जो मास है वो एक जैसा नहीं है। इससे कहीं ना कहीं डाल्टन को ये पता चला कि भाई किसी एक एलिमेंट के सारे एटम्स के मास क्या रहता है, सेम रहता है, और अलग अलग एलिमेंट के एटम का मास अलग अलग रहता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये आई थिंक आपको समझ में आ गया। हालांकि ये आगे चल के कुछ ड्रॉबैक बनता है कि जैसे कि एटम इनडिविजिबल है, तो भाई वो इनडिविजिबल नहीं है, वो डिविजिबल होता है, उसको तोड़ा जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में। बट इसको यहाँ पे ना सुधार के लिखा गया है, केमिकल रिएक्शन में एटम को नहीं तोड़ा जा सकता है, कुछ और प्रोसेस के थ्रू तोड़ा जा सकता है। एक एलिमेंट के सभी एटम का मास बराबर रहता है, ये भी एक ड्रॉबैक है। हमें आगे चल के हाइड्रोजन के 3 डिफरेंट मास वाले एटम मिलते हैं, कार्बन के 2 डिफरेंट एटम वाले मास मिलते हैं, C12 C14, आगे चल के पढ़ोगे डिटेल में। उसी तरह से इन्होंने बोला कि 2 डिफरेंट एलिमेंट के एटम का मास अलग अलग रहता है, 2 डिफरेंट एलिमेंट का एटम का मास अलग अलग रहता है। बट इसके भी एक्सेप्शन मिला, जैसे कि बच्चा आर्गॉन एक अलग एलिमेंट है और कैल्शियम एक अलग एलिमेंट है, तो इसका भी मास 14 आता है, इसका भी मास 14 आता है। तो 2 डिफरेंट एलिमेंट का मास यहाँ पे सेम दिख रहा है। उसी तरह से सेम एलिमेंट का एटम है तो उनका मास बराबर रहता है, बट हाइड्रोजन में हमें अलग अलग मास वाले एटम मिलते हैं। कार्बन में 12 मास वाला, एक 14 मास वाला भी मिलता है। तो ये कुछ ड्रॉबैक है जो कि आगे चल के इसको सुधारा गया है। ठीक है, तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा तो हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।